नमस्कार, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। गंगादास की साला में हुई साधुओं की बैठक, शहर में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में हुए कार्यक्रम, बाबा अम्बेडकर फाउंडेशन की रैली हुई निरस्त, माधव कॉलेज के पास लगा स्वास्थ्य शिविर, रुस्तम सिंह ने किया शुभारंभ। स्थानीय होटल में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस, मथुरा से आए डॉक्टरों ने बताया लगाएंगे निःशुल्क शिविर। अब खबरें विस्तार से। रानी लक्ष्मीबाई समाधि के पास स्थित बड़ी साला में साधु संतों की बैठक हुई, जिसमें अंचल भर के साधु उपस्थित हुए। बल्कि 3:30 के करो तब 4 तक आप उनके 12 तारीख 12 की 13 5 बजे आप सभी संत भगवान वहाँ इकट्ठे हों और 13 तारीख को 6 बजे भंडारा है। मुझे शाम को आ जाए, इधर शाम को त्यागी जी के 11 बजे तारीख को भाई सभी संत और 12 तारीख को शोभा यात्रा 4 बजे निकलेगी। 12 तारीख जी बताएं, आज बैठक दी गई है, अखिल भारतीय संत समिति शाखा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में ग्वालियर संभाग में श्री अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा धर्म समाज के श्री गौरव पंडित जी को आज यहाँ अध्यक्ष नवनियुक्त किया है और हमारे संत समाज की ओर से उनको अध्यक्ष पद की नियुक्ति हुई है और ये उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा है। विशेषकर यहाँ जो अखिल भारतीय संत समिति के जो संत जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं उनकी अध्यक्षता के लिए हुए हैं और ग्वालियर के अध्यक्ष नवनियुक्त घोषित किए गए हैं और इसमें अपने कार्यकारिणी की घोषणा अब आपके सामने फिर समझ करवाएंगे। हाल में अभी अध्यक्ष की घोषणा की है। जय श्री राम। कहाँ से संत बाबा है? ग्वालियर जिले से भी हैं, मुरैना संभाग से भी हैं, चंबल संभाग से, ग्वालियर संभाग से, दोनों संभागों के महंत संत हैं। आज महावीर जयंती है। शहर में इस अवसर पर अनेक संस्थाओं ने कार्यक्रम किए। ऐसा ही एक कार्यक्रम फूलबाग पर हुआ, जहां लोगों को गन्ने का रस पिलाया गया। तुम को तो पिलाता भाई, पत्रकार बंधु का हमारे। मेरा नाम अमित जैन, मुनि सेवा समिति ग्वालियर ग्वालियर। आज महावीर जयंती, आज हमारे भगवान महावीर का जन्म कल्याणक दिवस मनाया जा रहा है। उस उपलक्ष्य में एक अहिंसा का संदेश दे रहे हैं गन्ने का लगे और यहाँ पर लोगों को बता रहे हैं कि जियो और जीने दो का संदेश क्या है।
और इसके तहत एक आज गन्ने का रस का प्रोग्राम रखा है कि सभी जैन और जैनेतर समाज के लिए यहाँ जितने भी लोग आएंगे सभी को फ्री गन्ने का रस। कहाँ पर पिलाएंगे? ये फूलबाग चौराहे पर पुलिस चौकी के वक्त। कब तक ये चल रहा है? ये करीबन 2-3 घंटे चलेगा। ठीक है। जिबाजी विश्वविद्यालय का विवाद समाप्त हो गया क्योंकि प्रोफेसर दुबे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन की तरफ से शहर में निकाली जाने वाली रैली का कार्यक्रम भी निरस्त कर दिया गया है। हाँ लोकल निकालो, सवाई निकाल लो। क्या नाम है आपका? रतन बौद्ध। जिस तरह से आपका आंदोलन था, किस तरह समापन किया गया? आज समापन इस प्रकार से किया गया कि जो भी हमारा रैली का आयोजन किया जा रहा था उसमें जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने हमें निवेदन किया कि आप रैली ना निकालें, क्योंकि जो मांगें आपकी रखी गई थी कुलपति की समझ आपकी समझ मांगें पूरी हो गई हैं, वो आज के अखबार में आ गई हैं। और हमने अल्टीमेटम नहीं बल्कि कुलपति ने हमें लिखित में दिया है कि आपकी मांगें 15 दिन में पूरी कर दी जाएंगी। अगर और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सूरज राजौरिया जो डासपी के नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने ये बोला है, स्टेटमेंट दिया है कि हमारी मांगें अगर 15 दिन में मांगें पूरी नहीं होती, और वैसे ही हमारी मांगें आधी पूरी हो चुकी हैं और जो प्रक्रिया प्रोसीजर है उसी के हिसाब से मांगें पूरी हो रही हैं, और अल्टीमेटम ये दिया है कि 15 दिन में अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम उग्र आंदोलन नहीं पूरी शांतिपूर्वक पूरे देश में ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारा आंदोलन चलेगा और हमारी मांगें नहीं और विशाल मांगें पूरी हो जाएं। माधव कॉलेज के पास निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री रुस्तम सिंह ने किया। पार्टी जीत रही है, भिंड चुनाव में पार्टी जीत रही है और अच्छी मार्जिन से जीत रही है। सरकार का दावा था तो अच्छा इंतजाम है, कमी है, कभी आधे दर्जन स्थानों पर बुक कैप्चरिंग की घटनाएं हुई। अब क्या है, कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने अपहरण का आरोप लगाया। अब मैं ये नहीं कह सकता किसका क्या है, लेकिन इतना ही कह सकते हैं पुलिस मुस्तैद है और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए वो काम कर रहे हैं। इसमें तो पूरा का पूरा चुनाव आयोग के ही डिस्पोजल होते हैं। चुनाव आयोग के ही अभी हाल ही में ट्रांसफर होकर कलेक्टर एसपी आए हैं, अधिकारी भी उन्होंने पदस्थ किए। तो इस समय तो इन सब चीज़ों के लिए निर्देश तो चुनाव आयोग के चलते हैं। हमारा जितना भी प्रशासन है वो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करता है। हम लोग तो आज किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं कर सकते कि आप यहाँ जाओ, हम तो बात भी नहीं कर सकते, कायदे से करना भी नहीं चाहिए। इसलिए जो भी व्यवस्था है वो तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार ही भी हो रही है। कल शाम एक स्थानीय होटल में मथुरा से आए डॉक्टरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जानकारी दी कि उनकी संस्था के द्वारा ग्वालियर में जल्द ही स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। उसमें आपको सुपर स्पेशलिटी केयर करता है, वहीं रहते हैं हमारी कैंपस ऑल ओवर इंडिया से। हमारे कोई क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, स्लीप मेडिसिन। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट्स लिखी और बहुत सारी किताबें भी लिखी। जहाँ से लड़के सीधा आ रहा हूँ। किताब लिखी जिनके लिए उनको इनवाइट किया गया था, उसके लिए कोविड लिखना, वो अभी बस लास्ट वीक रिलीज हुई है। बद्रीनाथ के भाई बद्रीनाथ में कैंप शुरू किए थे, इनके बारे में बात बताऊं। जब मैं तब डॉक्टर्स ढूंढ रही थी, डॉक्टर्स को बद्रीनाथ में आने के लिए जा रहे थे, तो बोला मेरे पास एक आदमी है जो मैंने सोचा मैंने कि यहाँ तो हॉस्पिटल में गया है, कार्डियक सर्जन यहाँ पे क्या करेंगे बद्रीनाथ में। वो एक हाउस से आए थे, सेवा के भाव पे आए थे। मथुरा में आपने जो हॉस्पिटल खोला है जी, और आपने अभी कदम बनाया है हाल ही में, इससे पहले आप कॉर्पोरेट क्षेत्र में काफ़ी नाम आपका रहा है और पूरे देश में आपका काफ़ी टाटा ग्रुप में आप गए हैं, तो क्या कारण रहा कि आप मेडिकल क्षेत्र में आप आए हो? देखो जब कैमरे के सामने जी एक आई थिंक एक टाइम आ जाता है हम सबकी लाइफ में जब हम सोचते हैं कि हमको कुछ करना चाहिए, जो कुछ अलग करना चाहिए। मेरे मन में ऑलवेज था कि कुछ
कॉर्पोरेट से अलग होके कुछ करने के लिए मेरा बहुत पहले से ही मेरे पिताजी यही चाहते थे और मुझे काफ़ी बार कहते थे कि तुमको सोचना चाहिए। 2 ऑप्शंस थी, एजुकेशन या हेल्थ। और हेल्थ मेरे साथ कुछ बैठ गई बात और आई वॉज क्लोज टू दैट। मुझे लगा कि ये ज़रूरी है कि गैप्स हम लोग देखते थे कॉर्पोरेट स्पेस में। गैप्स तो हमको जब हम विजिट करते थे छोटे शहरों में तो वो गैप्स तो नज़र आती थी। तो इससे आई थिंक आई वॉज मोर इंक्लाइंड कि हमको हेल्थ में जाना मेरे लिए ज़्यादा। ये नैती हॉस्पिटल्स के कहाँ पर किस किस शहर में इसके हॉस्पिटल्स अभी स्टार्ट हैं? देखो, मथुरा में हमारा हॉस्पिटल शुरू हो चुका है ऑलरेडी, 1 साल हो गया। वो रतन टाटा जी ने कमीशन किया था पिछले साल फरवरी में। अभी आगरा में हम लोग 1 मई को हमारा 40,000 स्क्वायर फीट का नेती है, जो नेती मेडिसेंटर है, वो उसमें ट्रॉमा भी हम कर पाएंगे और उसमें जैसे इट्स लाइक डे केयर सेंटर बट ऑल्सो उसमें कैथ लैब भी रहेगा। उसमें जो भी इमीडिएट स्टेबलाइजेशन होता है पेशेंट का उसको करके हमारी एम्बुलेंसेस मथुरा हाई एंड केसेस को ले जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे आपसे इसी समय। तब तक आप देखते रहिए आरबीएस न्यूज सच की आवाज। नमस्कार दर्शकों, आरबीएस न्यूज चैनल पर आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ बैठा हुआ हूं जिन्होंने मान्यवर काशीराम जी के साथ में मिलकर उनके उद्देश्य को लेकर काम किया है। ग्वालियर वो आए हुए हैं एक खास उद्देश्य के लिए। आज जानेंगे कुछ उनके जीवन के बारे में और जिस उद्देश्य पर वो कार्य कर रहे हैं उस उद्देश्य के बारे में, और ग्वालियर जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस उद्देश्य के बारे में। तो मैं स्वागत करता हूं साहब आपका ग्वालियर में। जी, थैंक यू। महेश जी, अपने जीवन के बारे में कुछ बताइए। मेरा बहुत साधारण सिंपल जीवन है। मैं मथुरा को बिलोंग करता हूँ। जिस परिवार में पैदा हुआ हूँ वो बहुत गरीब परिवार है और उसी परिवार से हमारे जो फादर थे और वो 4 भाई थे, तो उसी समय से क्रांतिकारी जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उन लोगों ने शुरुआत की थी। तो मेरे फादर तो पढ़े लिखे नहीं हो पाए थे, 1-2 क्लास ही पढ़े थे, वो नहीं जा पाए। फिर उसके बाद हमारे चाचागढ़ थे, वो नहीं पढ़ पाए। तीसरे नंबर के चाचा जी थे, वो पढ़े, उनको पढ़ाया गया। पढ़ाने के बाद वो इस मुकाम तक पहुँचे, उस ज़माने में इंटर पास किए। और उसके बाद उनको लगा कि भी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ कुछ जंग लड़ी जाए। उन्होंने शुरुआत की, लोगों को इकट्ठा किया और बौद्धिज्म को अपनाया। तभी से हमारे परिवार में बुद्धिज्म चल रहा है। हम लोग उस रास्ते पर चल रहे हैं और उस रास्ते पे चलने के लिए भी बहुत सामाजिक उससे निपटना पड़ा। जो सामाजिक विरोधियों से उनको नहीं पसंद आता था। जब हमारे बौद्ध रीति रिवाज से संस्कार होते थे तो वो बोलते थे कि ये समझ में नहीं आता कि ये हिंदू हैं या मुसलमान हैं, क्या है। और जो गाँव गृहस्थी से उनका सहयोग की बात होती थी वो भी नहीं मिलता था। तो इस तरीके से हम लोगों ने आगे बढ़े। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पर पूरा गाँव वो चलता है। बौद्ध पद्धति से ही संस्कार करते ये हो गया। और जब हमारे बड़े भाई श्री आर्यन आर्या जी थे, वो हम 6 भाइयों में से सबसे बड़े थे, तो उनकी परवरिश उसी उसमें हुई माहौल में। तो हमारे जो चाचा जी जो पढ़े लिखे थे उनके सानिध्य में आए। तो जब हाई स्कूल के वो स्टूडेंट थे हमारे भाई, तो उसी समय उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी शोषित क्रांति के नाम से, उस ज़माने में। और वो पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक ने के लोगों ने पढ़ने के बाद उस समय इतनी क्रांति ला दी आसपास जहाँ तक पहुँची, बहुत लोग उसके साथ जुड़े। फिर वो पढ़ लिख के आगे चले तो उनको पीएनटी की सर्विस लगे। तो मानवर काशीराम साहब की उसी समय वो आईएएस की तैयारी भी कर रहे थे, तो काशीराम साहब के सानिध्य में आ गए। और जब वो चंडीगढ़ में उनका वो प्रोग्राम था, तो उसी समय चंडीगढ़ में वो तैयारी, उनका टेस्ट था, टेस्ट पर क्वालिफाई करके फर्स्ट या सेकंड कर लिया था। फिर वो साहब के प्रोग्राम में चले गए। उसके बाद जब वो जुड़े तो वापस जब आए तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। फिर वो हालत से आ गए कि वो सिर्फ जीविका चलाना और मानवर साहब के साथ जुड़ना। मैं उस समय बहुत छोटा था तो उनके साथ ही रहता था। तो जब पहली बार काशीराम साहब हमारे घर आए, उसके बाद बिल्कुल इस हालत में कि बिल्कुल परिवार की तरह अपने चारपाई पे उसको बिठाया, बढ़िया तरीके कोई उनको सेवा भाव करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, उनको उठाया गया। तो जब उनको मैंने सुना साहब को, तो तभी से उनकी एक एक बात मेरे
दिल में समाती गई और बढ़ती गई। फिर कभी भी मुझे ऐसा कभी मौका नहीं मिला कि मेरे परिवार के लोग कभी ये कहें कि तुमको ये काम करना है, तुमको वहाँ जाना ही ज़रूरी है, तुमको रैली में जाना है, तुमको साइकिल में जाना है। लेकिन वो ऐसा लगा कि बिल्कुल काशीराम साहब जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल एक सामाजिक क्रांति की बात है और उसमें हमको लग जाना चाहिए। और मेरा अपने उस समय जो युवावस्था था उसी समय में उनके साथ जुड़ गया और जो भी बड़े भाई साहब बामसेब में जुड़े और बामसेब के साथ वो काम करते रहे, बामसेब के लोगों को इकट्ठा किया, मूवमेंट को चलाते रहे। लेकिन जब भी मानवर साहब और बहन जी के आना जाना जो भी व्यवस्था होती थी उसको हमें देखते थे। किसी के लिए राजनीति एक जरिया होती है पैसा कमाने का, किसी के लिए राजनीति होती है अपना नाम कमाने का, लेकिन किसी के लिए राजनीति होती है एक मिशन, एक सामाजिक उद्देश्य। और मान्यवर काशीराम जी ने भी अपना जीवन उसी मिशन और उसी उद्देश्य के ऊपर लगाया और वो उद्देश्य इतना बड़ा था कि जो बहुजन समाज के लोग जिन्हें कोई पूछता नहीं था, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, उस समाज को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का उन्होंने काम किया। उस मिशन में उनके साथ थे महेश आर्य जी। महेश आर्य जी, आप मुझे ये बताइए कि आपको कब लगा कि मुझे मान्यवर काशीराम जी के साथ में मिलकर काम करना है? लोग पढ़ाई करके कलेक्टर बनना चाहते हैं, कोई बड़ा अधिकारी बनना चाहते हैं, कोई बड़ा व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन आप राजनीति में आए, क्यों आए और काशीराम जी से आप कहां पर प्रभावित हुए और उनके साथ जुड़ गए? काशीराम साहब हमारे बड़े भाई साहब उनको लेकर के मेरे घर ही आए थे और जब वो आए तो उसके बाद जब मैंने उनको सुना तो उसी समय मुझे लगा कि ये महापुरुष है निश्चित रूप से और बाबा साहब का बिल्कुल स्वरूप नजर आए। मुझे लगा कि बाबा साहब जो हमने खो दिए हैं और बाबा साहब के रूप में हमें दूसरा मसीहा मिल गया है और जो पूरा त्याग करके समाज के लिए समर्पित होकर के आया। जो उनको मैंने सुना उसके बाद तो मैं उनका दीवाना हो गया और आज तक मैं उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ। तो आपकी जिंदगी में आपके बड़े भाई जो थे वो सबसे पहले प्रेरणा स्रोत थे आपको समाज सेवा के कार्य में जुड़ने के। जी। उसके बाद काशीराम जी, जो मान्यवर काशीराम जी जो हैं, उनके जो जीवन के जो विभिन्न पहलुओं से आप जब मिले और उनसे आप रूबरू हुए तो आपने अपना उद्देश्य बना लिया समाज सेवा में जाने का। इस बीच में परिवार में किसी ने आपको रोकने की कोशिश की कि नहीं मत जाओ राजनीति में? नहीं, देखिए दिक्कतें तो आती है लेकिन मुझे इस बात का गौरव प्राप्त हुआ कि मैं तो बिल्कुल शादी चुकी उस समय मानवर काशीराम से लोग इतने प्रभावित थे कि वो सारे लोग यही सोचते थे कि साहब जैसा पहनते हैं वैसे पहने और साहब ने जो अपना जीवन समर्पित किया तो बहुत से लोगों ने उस समय ये पढ़ लिया था कि हम शादी नहीं करें। तो मैं भी उस समय युवा था और मेरे भी दिल में ये जुनून बार बार आता था कि अब शादी नहीं करना है और मानवर साहब की तरह ही मुझे काशीराम साहब के साथ बढ़ना है, समाज का काम करना है। तो फिर आपने शादी की या नहीं? हाँ, शादी किया। तो एक समय ऐसा आ गया कि वो हमारे काफ़ी मूवमेंट चले रहे थे तो उसी दौर में मैं 1985 के बाद बहन जी के संपर्क में आया और बिजनौर में काफ़ी हमने उधर काम किया। तो हमारे एक पार्टी कार्यकर्ता थे उस वक्त में मथुरा में BA के रजिस्टर करने के बाद BEd भी कर लिया था। तो एक हमारे पार्टी की एक्टिविस्ट थे बहुत अच्छे, वो भी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। वो रिश्ता लेके आए, उनको लड़की पढ़ी लिखी थी उनके पर उसके रिश्तेदार की। तो उन्होंने कहा कि भाई अब इसकी लड़की तो पढ़ गई है लेकिन अब इसकी लड़का नहीं मिल पा रहा पढ़ा लिखा और जो मिलता है तो वो दहेज मांगता है। ऐसी स्थिति बनी कि फिर वो हमारे सामने प्रस्ताव आया तो वो स्वीकार किया गया और उसमें हमारे नेताओं की स्वीकृति थी। जब उन्होंने आशीर्वाद दिया तब मैं सहमत हुआ था। तो आज आपकी जो धर्म पत्नी है वो आपके इस कार्य से कितनी खुश हैं? तो मुझे इस बात के लिए युवा मेरी 90 में शादी हुई। 90 की शादी के बाद तुरंत फिर मैं, चूँकि उस वक्त मैं बिजनौर देखता था, बिजनौर बहन जी का अपना संसदीय क्षेत्र हुआ करता था तो मुझे उधर जाना था, इलेक्शन आ गया था। तो मेरी नई नई शादी हुई थी तो बहन जी ने फिर बुलाया तो उन्होंने देखा कि भाई मैं इधर अपनी पत्नी को लेके आओ तो मैं उनको लेके गया। तो मैं समझता हूँ कि वो बहन जी को जिस तरह से मैं मानवर काशीराम से आपसे पूरी तरह से अफेक्टेड हुआ, इसी तरीके से बहन जी से इन्फ्लुएंस में वो हमारी पत्नी आई। और कभी भी मैं खुद अपने को महसूस करता हूँ कि अब मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, तो वो मेरी पत्नी खुद ही प्रेरित करती है कि जाओ ये काम को करना है और वो उत्साह देती है और प्रवृत्त करती है। और बहन जी के साथ रहकर बहन जी को बहुत उन्हें सुना, बहन जी अच्छी तरह समझती है और बहन जी का आशीर्वाद उनको भी मिला अच्छी तरह से। किसी भी इंसान के लिए जरूरी होता है कि उसका परिवार उसे साथ दे। जब तक परिवार साथ नहीं देता वो इंसान कुछ भी करना चाहे नहीं कर पाता। जैसा कि अभी महेश आर्य जी ने बताया कि उनकी धर्मपत्नी जो उनकी अर्धांगिनी है, उन्होंने समय समय पर न सिर्फ उनको साथ दिया है बल्कि उनका हौसला भी बढ़ाया है। सर, मैं आपसे ये और जानना चाहता हूँ कि शादी के
बाद आपके बच्चे भी हुए। कितने बच्चे हैं आपके? हाँ, मेरा शादी के बाद मुझे 3 बेटे मिले हैं और बड़ा बेटा अभिषेक है, वो ये सिविल से इंजीनियरिंग करके तैयार हुआ है और वो अपना प्राइवेट अपना प्लेसमेंट पे काम कर रहे हैं नोएडा में। तो आप अपने बच्चों को कितना समय दे पाते हैं? बच्चों के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये बाबा साहब के ही ऊपर छोड़ दिए। मैंने बहुत छोटा बच्चे थे हमारे, तभी 2002 में बड़ा बेटा मेरा 7th क्लास में पढ़ता था, सेकंड वाला ये 4th क्लास बैठा है हमारे साथ, 4th क्लास में पढ़ता था और तीसरा वाला LKG में था जा रहा था। तभी मुझे मानवर काशीराम साहब की सेहत खराब के चलते बहन जी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाया और मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रख के और बोला कि अब साहब जो स्टेट देख रहे थे, अब उस स्टेट को अब मुझे देखना पड़ेगा और मेरे ऊपर वो आया है तो आपको बाहर जाना पड़ेगा स्टेट से। तो मैंने कलकत्ता बंगाल गया और वहाँ जा करके मैं छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके मैं चला गया। तो मैं प्रॉपर वे में उनको जो समय देना चाहिए मैं नहीं दे पाया और वो बाबा साहब की कृपा से, बहन जी के और मानवर काशीराम साहब के आशीर्वाद से वो अपने आप परवरिश हुए और वही समझते पूरे मूवमेंट के साथ वो समझ। कभी शिकायत की उन्होंने आपसे? उनकी कभी शिकायत नहीं रही। जिस तरह से बच्चे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं अपने आप को कहीं ना कहीं फील करता हूँ कि मुझे समय देना चाहिए, इस तरह नहीं दे पाया हूँ। लेकिन बच्चे पूरी तरह से हमारे महापुरुषों के आदर्शों के अकॉर्डिंग। एक बार फिर से आपके मिशन पर प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप विविध प्रदेशों में गए हैं, वहाँ के आपने दौरे किए, लोगों से मिले, कब आपको लगा, किस जगह आपको ये देखकर लगा कि मैं अब और ज़्यादा मेहनत से इसमें काम करना चाहता हूँ कि मेरे भाई इतनी दयनीय स्थिति में है तो मुझे समाज में अब मुझे ज़्यादा मेहनत करनी है? किस जगह आप कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसी जगह जिसे देख के आपका अंदर से मन विचलित हो गया हो, दुखी हो गया हो और आपको बहुत प्रेरणा मिली हो कि नहीं अब तो मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ करूँगा ही? सबसे पहले हम जब 2002 में पश्चिम बंगाल के लिए बहन जी ने मुझे भेजा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सरकार हम लोग बनाए थे और सरकार का तो सारे लोग लाभ लेना चाहते हैं। हमारी भी इच्छा थी कि मैं सरकार में वहाँ समय दूँ, वहाँ रहूँ, लेकिन जब बहन जी का आदेश हुआ तो मुझे बंगाल जाना पड़ा। तो स्टार्टिंग में तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने एक नदिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है उस गाँव में गया अपने कार्यकर्ता के साथ। तो मैंने क्या देखा कि एक दलित परिवार था और उसके घर में उसको बोल रखा था कि आज हमारे परिवारी जी आ रहे हैं, तो उसकी झोपड़ी पड़ी हुई थी और झोपड़ी में ऊपर भी पड़ा हुआ था, पानी टपकता था उसके नीचे। और जो महिला थी उसकी आधी धोती को पहने हुए थी और आधी को किया हुआ था, उसके बाद दूसरा कपड़ा नहीं था। घर पे उसने लीप दिया था, गोबर से सफाई किया। और जब मैं खाने के लिए गया तो उसके मोटे मोटे चावल और दाल बनाई हुई थी पतली पतली, और उसके घर में बर्तन नहीं थे, वो पुराना उसका चल रहा था मिट्टी के बर्तन में उसने दाल पकाई, चावल पकाया और इतना नहीं था, लकड़ी से उसे चम्मच से उसने परोसा और बर्तन खिलाने के लिए नहीं थे। तो जब मैंने देखा कि केला का पत्ता तोड़ के और उसको धुल के मैंने खिलाया, और तब मुझे लगा कि हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को यही बंगाल के लोगों ने चुन के भेजा है, तो मेरा सेंटिमेंट जुड़ा और मैं लास्ट तक वहाँ से घबराया नहीं। तमाम लोग बोली, भाषा, भोजन परेशान त्रस्त होकर के बंगाल में 24 घंटा नहीं टिकते थे। मैं वहाँ पर बहुत समय दिया हूँ। काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी का जो जीवन था, आप उनके साथ में काम किए हैं, तो आपने उनके साथ जब काम किया, कौन सी ऐसी चीज़ें आपने उनमें नोट की जो आज के युवाओं में कम आपको नज़र आती हैं, जो उनमें थी और आप चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता भी उन चीज़ों को ग्रहण करें ताकि है ना कुछ उनसे प्रेरणा पाके है ना समाज के लिए कुछ काम कर सकें? सबसे बड़ा जो मानवीय गुण होना चाहिए उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए। जो भी रिश्ते होते हैं उनमें समर्पण होता है, तभी वो सक्सेस होते हैं और तभी वो आगे बढ़ते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मानवर काशीराम साहब का जो समाज के प्रति समर्पण था वो उसी से मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और मुझे लगता है कि उन्होंने जब मुझे उनको पढ़ने को सुनने को मिला तो उन्होंने चिट्ठी लिखी अपनी माँ को कि मैं अब दोबारा अपने घर नहीं आऊँगा। तो ये बहुत इंसान नहीं कर सकता, कोई बहुत ही परस्ताई करता है। तो निश्चित रूप से फिर वो आत्मसात पूरी आत्मा में उतर जाता है उसका विचार। मैं उनसे पूरी तरह से प्रभावित हुआ। उनके साथ का आपका कोई ऐसा मूवमेंट, ऐसा कोई दौरा जहां आप उनसे प्रभावित हुए हैं और वो आपको अभी तक याद है कि मैं काशीराम जी के साथ में था, उस जगह पर था और वो काम वो कर रहे थे और मैं उस कार्य का हिस्सा था, मुझे बड़ी खुशी मिल रही थी? मेरे ख्याल से 83 की बात है और उस समय DS4 चल रहा था। तो DS4 की तरफ से साइकिल चलाई जा रही थी। तो मैं उस समय यंग था, तो वो काफिला कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाना था। तो काशीराम साहब आगे आगे लीड कर रहे थे।
तो उस समय क्या था कि हमें साइकिलों के साथ उनके साथ जुड़ना था। तो मथुरा में आते आते फिरोजाबाद से हमको जुड़ना था, तो मथुरा से हम लोग साइकिल लेके गए, उनके साथ जुड़े। तो उस समय मेरे इधर एक इंजेक्शन लगा हुआ था, वो पका हुआ था, उसमें बहुत दिक्कत आ रही थी। लेकिन मैं जोश में गया, उनके साथ चलते चलते मैं पंजाब तक पहुंचा था। कश्मीर जाना था, जम्मू कश्मीर, पंजाब तक पहुंचा। तो मेरा वो पूरा ऐसा आके नीचे तक आ गया। जब शाम को रुके, वहाँ मुझे दर्द के बारे में बेचैन था, तो साहब ने देखा, उस समय आतंकवाद का भी मामला चला, तो साहब ने देखा कि ये तो कैसे हो गया इतना बुरा हाल। तो साहब ने डांटा और दवा दिलवाया और विशेष गाड़ी से फिर मुझे वापस मथुरा भेजा था कि अब तुम्हारा यहीं तक ठीक है, मैं चला है। तो काशीराम जी का इसलिए आपको बराबर मिलता रहा? पूरी तरह से इतना मिला कि मैं समझता हूँ कि एक बार और दोहराया कि अचानक वो दोपहर के समय आए वहाँ से गुजरते हुए, और उन्होंने कहा भी ठंडा लेके आओ। मेरे भाई साहब बोले ठंडा लेके आओ। तो वो ठंडा लेने के लिए गए, तो हम 1-2 थम्स अप की बोतल उठा ले आए। कोको कोला चलता था उस समय। तो वो साहब उतने पैसे थे, वो सर तो बोले कि इससे एक लेके आया, नाराज हो गए। तो मैं वही पार से दुकान ही थी, तो मैं पूरी क्रेडिट ले आया। उसमें से 7 बोतल साहब ने पिया, इतना उनको था। तो मैं देख के रह गया कि भाई साहब 7 बोतल कोको कोला की पी के तब उनको ठंडक मिला। तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वो महापुरुष थे, और ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था। जब आप दौरे करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, आपका स्वागत करते हैं, मालाएं पहनाते हैं, आपको बुकें देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तब ज़्यादा खुशी मिलती है? या जब कोई आदमी स्वयं पहल करके आपके पास आता है और कहता है कि मैं मान्यवर काशीराम जी से प्रभावित हूँ और मैं आपकी बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन करना चाहता हूँ, तब ज़्यादा खुशी मिलती है? मुझे माला में और उसमें बिल्कुल कतई बिलीफ नहीं करता। और मैं यहाँ पर जब से आया हूँ प्रभारी, तो मेरा और भी प्रभारी रहे तो मेरा अपना उसूल है। और मैंने उनसे बोला कि मुझे उस दिन से बहुत खुशी होती है कि जो हमारा कार्यकर्ता जो मूवमेंट से जुड़ा हुआ किन्हीं कारणों से वो आज नहीं हमारे साथ चल पा रहा है, हमसे बिछुड़ गया है। तो जब अगर मैं उसको पाल लेता हूँ तो मुझे बहुत खुशी की अनुभूति होती है। और अगर मुझे कोई बता भी देता है कि वो मिलना चाहता है, तो मैं दरबार खोल के खुद उसका इंतजार करके उससे मिलना करता हूँ। यूपी की राजनीति पे आ जाते हैं। यूपी में बहन मायावती जी ने एक बार स्वर्णों को साथ में लेके सरकार बनाई, काफी सक्सेस रही वो सरकार। इस बार मुसलमानों को साथ में लेके चुनाव में गए। इस बार वो काम नहीं कर पाया जो एक कैडर पिछली बार काम किया था, एक सोशल इंजीनियरिंग जिसका नाम दिया गया था, वो इस बार काम नहीं किया गया। आपको क्या लगता है कहाँ पे कमी रह गई? देखिए, ऐसा था कि जिस तरह 2007 में बहन कुमारी मायावती जी से प्रेरित होकर के, उनकी सरकार और उनकी नीतियों से प्रेरित होकर के, क्योंकि उससे पहले तो इन जनसंघ के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने बहन जी और हमारी पार्टी के प्रति विषाक्त वातावरण करके रखा था। लेकिन जब पिछली 3 बार सरकार बन चुकी थी, तो लोगों को लगा कि बहन जी की जब भी सरकार बनती है तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा हो जाता है, सारे समाज के लोगों में विकास होता है, बिना पक्षपात रहित होता है, भेदभाव रहित होता है। तो फिर उन लोगों ने बीजेपी और आरएसएस की किसी को नहीं सुना और बहन जी की बात को ध्यान से लगा और प्रचंड बहुमत की 2007 में सरकार बनाई। और उसी के तहत हम लोग आगे चले थे सोशल इंजीनियरिंग को लेकर के, सभी समाज का साथ चल रहा था। तो 2000 जो अभी इलेक्शन हुआ है 17 में, तो उसमें हमको शिकस्त नहीं हुई है। हमें सब समाज का समर्थन मिला है, बड़े पैमाने पर मिला है। और उसको पूरी तरह ईवीएम में हेराफेरी किया गया है, जिसको हमारे नेता ने भी उसको निंदा की है और उसके लिए कानूनी कार्रवाई के लिए भी बोला है। तो मैं समझता हूँ कि वो अगर ईवीएम का दुरुपयोग नहीं किया जाता तो हम वहाँ पर जो आज वो कह रहे हैं 325 सीट, तो कम से कम 250-300 सीट में हम बसपा पर जीतने वाली थी। एक सच्चाई ये भी है कि किसी टाइम पर ग्वालियर चंबल संभाग में बहुजन समाज पार्टी एक अपनी बहुत अच्छी जगह बना चुकी थी, बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर थे, लेकिन आज यहाँ भी बहुत कमजोर हो गई है। आप यहाँ के प्रभारी बनाए गए हैं, अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कि मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी एक अच्छी दमदार पार्टी के रूप में उभर कर सामने आए? देखिए, ऐसा है, एक तो हमारी मूवमेंट है पार्टी और उसको मूवमेंट के हिसाब से हम ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करते हैं। और जब से मैं आया हूँ तो उस समय से लेके मेरा जिले से लेके सेक्टर बूथ कमेटी तक में काफ़ी हमारा काम पहुँच रहा है और लोग बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये संभाग मजबूत रहा है और मजबूत ही होगा। और आम जनता का जो रुझान है वो देख रहा हूँ कि यहाँ परिवर्तन चाहता है। अभी जो यहाँ सरकार शिवराज सिंह चौहान की चल रही है, तो उसका मुख्य रोल होता है कि अपोजिशन का भी रोल होता है कि अगर कोई अत्याचार होता है, सरकार
जनता के विरोध में कोई काम करती है तो सरकार को रोकने का काम अपोजिशन करता है। अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी बैठी है, तो बहुत कई मौके ऐसे आए हैं जिस पे साफ जाहिर हो गया कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी उससे मिली हुई है, अपने लाभ के लिए उनका विरोध नहीं करती जो जनता चाहती है। तो इसके लिए बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और बहन जी के नेतृत्व में जो भी जनता के इशू है, बहन जी संसद से लेकर सड़क तक बहुत आवाज़ जोरदार ढंग से जनता की उठाती हैं। तो उत्तर प्रदेश ये आपका मध्य प्रदेश की जनता बसपा की तरफ देख रही है। हम अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं और बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हम बहुजन समाज पार्टी को बहुत मजबूती देंगे और हम विकल्प देंगे। कांग्रेस और बीजेपी का विकल्प ही बसपा बनने वाली है। 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव है, बहुत सारे युवा ऐसे हैं यहाँ पर जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि इस पार्टी पर हम मीडिया में देखते हैं कि कई बार आरोप लगते हैं कि पैसे देकर टिकट मिलते हैं। तो बहुत सारे युवा ऐसे हैं जिनके अंदर जोश है इस समाज को कुछ देने के लिए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है टिकट लेने के लिए। क्या इस बार बहुजन समाज पार्टी में ऐसे युवाओं को टिकट दिए जाएंगे जो कि समाज के लिए कुछ करने का जज्बा लेके इस पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं? टिकट देने का जो हमारा क्राइटेरिया कभी पैसे का नहीं रहा है और जो लोग आरोप लगाते हैं आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाए हैं। और अगर मैं खुद कहना चाहता हूं कि वो पार्टियां जिन लोगों ने हमें आरोपित किया है उनके यहाँ खुद ही बिना पैसे कोई टिकट नहीं मिलता। और जहाँ तक सवाल है युवाओं का, तो युवाओं के लिए बहन कुमारी मायावती ने 50% से ज़्यादा मौका दिया है कि उनको हम मौका देंगे संगठन में हर जगह से। तो इस बार ग्वालियर चंबल सभा में युवाओं को मौका मिलेगा? पूरी तरह से जो करेगा वो आगे बढ़ेगा। देखिए उसका मतलब ये नहीं, युवाओं को आगे आना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, निष्ठा के साथ जुड़ना चाहिए और जो पार्टी की जो कसौटी है उस कसौटी में खरा उतरने की कोशिश करना चाहिए। सर, ग्वालियर में आने का कारण? ग्वालियर आज हमारा बहन कुमारी मायावती जी ने अभी ऐलान किया उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन हुए हैं 5 राज्यों में, तो उसमें उत्तर प्रदेश विशेषकर उत्तराखंड में 9 स्टेटों में ईवीएम का दुरुपयोग हुआ है और उसके लिए तारीख नियत की है कि हम उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। तो उसको हम सक्सेस करने के लिए अपने पदाधिकारियों से गुफ्तगू करेंगे और उनको सक्सेस कराने के लिए डायरेक्शन देने हैं। आज मैंने बुलाए हैं, कई लोग बुलाए हैं जिले से, तो मैं 2 दिन यहाँ रह करके अपने कार्यकर्ताओं को डायरेक्शन दूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक आज जो आप इस कार्यक्रम में आए हैं, एक फिल्म मेकिंग का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, फिल्म का एक पोस्टर लॉन्च हुआ है, ट्रेलर लॉन्च हुआ है। अर्जुन मौर्य जी जो कि इस फिल्म से जुड़े हुए हैं और इन्होंने इस पिक्चर को बनाया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप फिल्में देखते हैं क्या? देखिए, फिल्मों का मुझे कभी बहुत शौक था। जब मैं यंग था तो मथुरा में नई पिक्चर जो भी रिलीज होती थी, पहले शो की पहली पिक्चर, उसमें इनाम भी मिलता था। तो थोड़ा सा हम लोग जो है ऐसे परिवार से थे, खाते पीते दूध दही का हमारे काम होता था, तो पहली मूवी पहली टिकट खरीदने का हम लोग कॉम्पिटिशन जीतते भी थे। तो अगर मौका मिला तो इसके लिए भी हम पहली टिकट लेने की कोशिश करेंगे। और निश्चित रूप से अर्जुन सिंह ने जो कोशिश किया, हमें जो पता चला कि ये भी मानवर काशीराम साहब से अच्छी तरह से प्रभावित है यंग अवस्था में और उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी कदम उठाया है और मूवी मानवर साहब के जीवन के ऊपर तैयार की है। तो निश्चित रूप से उनको हौसला अफजाई करने के लिए लेकर आया और आज उनका पोस्टर लॉन्च हुआ और मैं चाहता हूँ कि उनको ग्रांड सक्सेस मिले। आपके राजनीतिक गुरु, राजनीतिक हीरो काशीराम जी, आपके फिल्मों के हीरो कौन से हैं? फिल्मों के हीरो तो देखिए ऐसा है कि इतना कोई इन्फ्लुएंस हमें नहीं ऐसा कर पाया कि ऐसा कोई हीरो आया हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तक जो ऐसे चरित्र जिन्होंने निभाए हैं जो सोशल के, जो जस्टिस के, तो मैं समझता हूँ ऐसे कई हीरो रहे हैं पुराने समय के। अभी नए में तो ऐसे कोई नहीं आता कि उस समय जो जैसे गुलामी पिक्चर आई थी, गुलामी पिक्चर में का किरदार धर्मेंद्र ने निभाया था। उसने अपने आप को जीवंत करने की कोशिश किया था कि किस तरह से उसके साथ अत्याचार होता है, तो उसने निभाया। तो उसको भी लाइक करता हूँ, उस समय के ज़माने के लोग लाइक करते थे। नई पिक्चरें भी आए थी तो उसमें बहुत अच्छा रोल था, मेरे ख्याल से आरक्षण का था और मूवी थी, और जिसमें सैफ अली खान ने जो निभाया, तो वो भी चरित्र उसका बहुत अच्छा लगा मुझे और मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस था, जिन्होंने बहुत अच्छी डायलॉग दिए थे कि वास्तव में सही परिस्थिति को उन्होंने दर्शाने की कोशिश की थी, उनसे भी प्रभावित हुआ था। और तमाम चरित्र नेता हैं जिन्होंने सामाजिक। आज समय मिलता है आपको फिल्म देखने? समय का बहुत अभाव रहता है। अभी मैं सही पूछूं तो मैं अपनी मूवी टीवी पे भी नहीं देख पाता और थोड़ा 1-2 सीन देख लेता हूँ, लेकिन जैसे इसके लिए मैं बहुत पहले से जब पेपर में आती थी तो मुझे लगता था मानवर साहब के ऊपर कोई मूवी बनी है, और जब इसका आया तो तुरंत मैं एकदम से मुझे अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने कि इसका मौका को हम छोड़ना नहीं चाहेंगे। जी अच्छा, ग्वालियर के लोगों के लिए आप, अंतिम क्वेश्चन है मेरा कि ग्वालियर के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ग्वालियर बड़ी ऐतिहासिक जगह रही है और मैं चाहता हूं कि हमारे क्रांतिकारी युवा वर्ग
बहुजन समाज पार्टी और मूवमेंट को, महापुरुषों के मूवमेंट को समझें, गलत दिशा में ले जाएं। उनको बड़ी मुश्किल से एक नेतृत्व मिलता है, वर्षों दसियों सदियों की गुजर जाती है। आज बहन कुमारी मायावती जी के रूम में हमको एक नेतृत्व मिला है और नौजवानों से मैं यही चाहूँगा कि वो हर हालत में वो बहन जी के कुर्बानी से प्रभावित होकर के, उनके त्याग को प्रभावित होकर के उनके मूवमेंट से जुड़ें। और मैं उनका छाया हूँ बहन जी की, अपने प्रभारी गृह में काम देख रहा हूँ। जो कोई बात हो तो मुझसे कर सकते हैं, हमेशा 24 घंटे के लिए हमें तैयार मिलने के लिए। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रभारी महेश आर्य जी, जिन्होंने अपना जीवन पूरा समाज, अपनी पार्टी के लिए दिया है, अपना समाज के लिए दिया है। ये महेश आर्य जी जो कि अपने परिवार को छोड़ करके, समाज को अपना परिवार मान करके लगे हुए हैं, एक उद्देश्य में अपने जीवन को समर्पित करते हुए। इस खास कार्यक्रम सीधा संवाद में आज के लिए बस इतना ही। अगले इतवार को हम फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद। महेश जी धन्यवाद।